बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अभी तक हमने डिफरेंशियल कैलकुलस से काफ़ी ज़्यादा टूल्स किए हैं। उनमें से एक डिफरेंशियल फॉर्म था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। हमने ये भी देखा कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म इज़ वन फॉर्म। सिमिलरली हमने 2 फॉर्म्स किए, 3 फॉर्म्स किए, अप टू सो ऑन P फॉर्म्स की हमने डेफिनेशन की। उसके बाद हमने ये देखा कि देयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डेरिवेटिव विच इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर डेरिवेटिव। अगर आप P फॉर्म का एक्सटीरियर डेरिवेटिव लें तो आपके पास P+1 फॉर्म आ जाएगी। और इस तरीके से आपने एक्सटीरियर डेरिवेटिव को डिस्कस किया था। जो डिफरेंट प्रोडक्ट रूल्स हैं, वेज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंशियल फॉर्म्स, उनका एक्सटीरियर डेरिवेटिव क्या होगा, एंड सिमिलरली अदर फार्मूलाज। आज जो हम टूल डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका नाम है टेंजेंट मैप्स। टेंजेंट मैप्स रिलेटेड टू ए मैप। मैपिंग्स क्या चीज़ हैं, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले मैपिंग्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद इनको डिस्कस करने के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे जो कि कर्व्स ऑन द स्पेस है। कर्व्स को यूज़ करके हम इन मैपिंग्स को कैसे डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद इन मैपिंग से रिलेटेड जो टेंजेंट मैप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इन टेंजेंट मैप्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है टू डिस्कस मैपिंग्स। सो ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैपिंग्स। हमने अभी तक बहुत ज़्यादा मैपिंग्स की एग्जांपल्स देखी हैं। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शंस को डिस्कस किया। फंक्शंस आर मैपिंग्स फ्रॉम R3 टू R। R3 का एक पॉइंट लें, लेट्स से P विथ कोऑर्डिनेट्स P1, P2, P3। इसका इमेज अंडर दिस F इज ए पॉइंट ऑफ रियल लाइन। सो इनपुट में आप R3 के एलिमेंट्स ले रहे हैं और आउटपुट आपके पास रियल नंबर्स आ रहे हैं। सो इसको R1 भी कह सकते हैं। सिमिलरली आपने फंक्शंस डिस्कस किए फ्रॉम R टू R3। इसमें इनपुट आपके पास एक रियल नंबर है और आउटपुट आपके पास पॉइंट्स ऑफ R3 आ रहे हैं। क्योंकि R1 से ये फंक्शंस हैं, सो दीज आर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन R3 कॉल्ड कर्व्स। So these are 2 examples of functions from some product of R to some product of R. 3 copies of R to 1 copy of R. Similarly, R1 to R3. In general, हम अब functions discuss करेंगे from Rm to Rn, where n is any positive integer and n is any positive इंटीजर। इन जनरल ये तो m और n की वैल्यूज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन इन पर्टिकुलर हम इंटरेस्टेड होंगे कुछ फंक्शंस में जो कि R2 टू R2 हैं, या फंक्शंस फ्रॉम R2 टू R3, या फंक्शंस फ्रॉम R3 टू R3। फॉर एग्जांपल there are many functions from R2 to R2, but one of the example of such function is this one, x plus y, x minus y। इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इट्स अ फंक्शन ऑफ x and y, the second coordinate is a function of x and y। Similarly, I can write down a function from R2 to R3। इसमें इनपुट में आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आउटपुट आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। सो इसकी जो फॉर्म है कुछ इस किस्म की बनेगी। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स। सो x square, y square, xy। Similarly, a function from R3 to R3,
इसमें इनपुट में आपके पास 3 वेरिएबल और आउटपुट में आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए. सो f of x, y, z is one of the example of such function could be x, y, z and y square. Up to so on. इसी तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. So in general, given a function from Rn to Rm and let f1, f2, f3 up to so on up to fm denote the real valued functions on Rn such that f of p is equal to f1 of p, f2 of p up to fm of p for all points p in Rn. So इसमें देखें, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा, अगर मैं कोई सा भी फंक्शन लूं, लेट्स से मैं R2 to R3 ले रहा हूं फंक्शन डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. अगर मैं इसको लिखूं, दिस इज इक्वल टू f1, f2, f3. So this f1 is basically xy, which is a function of x and y. Similarly, f2 is x square plus y square, which is in fact a function of x and y. Similarly, f3 is y square, which is in general a function of x and y. So आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये फंक्शन फ्रॉम R2 to R3 है, आपके पास आउटपुट में 3 कोऑर्डिनेट फंक्शंस आएंगे f1, f2, f3, और ये तीनों के तीनों बेसिकली फंक्शंस हैं फ्रॉम R2 to R1. So this f1 is a function from R2 to R. Similarly, f2 is a function from R2 to R. And f3 is a function from R2 to R. So आपके पास एक फंक्शन गिवन है from R2 to R3. क्योंकि ये R3 तक है तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट फंक्शंस गिवन होंगे. तीनों कोऑर्डिनेट फंक्शंस की जो इनपुट है वो R2 है, और बेसिकली दीज आर फंक्शंस फ्रॉम R2 to R. सो इसलिए आपके पास ये फंक्शन आएगा फ्रॉम R2 to R3. सो इन जनरल अगर आपके पास कोई फंक्शन है f फ्रॉम Rn to Rm, देन इट विल बी गिवन एज m फंक्शंस. क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो Rm में, तो हमारे पास m फंक्शंस होंगे, और तमाम के तमाम जो फंक्शंस हैं दे आर फंक्शंस ऑन Rn. सो जस्ट लाइक इन दिस केस द फंक्शंस f1, f2, f3 are functions from R2 to R. So in this case the functions are functions on Rn. So in other words, these are real valued functions. So these f1, f2 up to fm are functions from Rn to R. These functions are called Euclidean coordinate functions of f. So for example, इस केस में फंक्शन आपका गिवन है फ्रॉम R2 to R3, और इसमें जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं वो है f1, f2, f3, और f1 is given as xy, f2 is given as x square plus y square, f3 is given as y square. ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं in this case. A function f from Rn to Rm is differentiable if all its Euclidean coordinate functions are differentiable, and a differentiable function from Rn to Rm is called mapping. So basically हमने define कर दिया है what is a mapping, और इसके बाद हम सिर्फ mappings के साथ डील करेंगे. हम उन functions के साथ in general डील नहीं करेंगे which are not differentiable, which are not mappings. Consider a function f from R3 to R3 defined by f of x, y, z is equal to x square, y, z and x, y. इसमें कोऑर्डिनेट फंक्शंस क्या गिवन है? Here coordinate
functions are, so f1 which is a function from R3 to R, given as f1 of x, y, z is equal to x square. Similarly, f2 is the second coordinate function. It's a function from R3 to R, and it is given as f2 of x, y, z is equal to yz. Similarly, f3 is the third coordinate function, which is again a function from R3 to R, and it is given as f3 of x, y, z is equal to x, y. So इस केस में कोऑर्डिनेट फंक्शंस इस तरीके से डिफाइंड है, और हमने देखा ये फंक्शन फ्रॉम R3 to R3 is a mapping if all of its coordinate functions are differentiable. So इस केस में हम देखते हैं कि coordinate functions differentiable हैं या नहीं. f1 is a polynomial, so it is differentiable. f2 is a polynomial, so it is also differentiable. Similarly, f3 is a polynomial, so it is differentiable. So तीनों के तीनों coordinate functions आपके पास differentiable है. So this implies f is a mapping. और इसके इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? So for any point P of R3 with coordinates P1, P2, P3, आपने इसका इमेज कैलकुलेट करना है अंडर f. So आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? What is f of P? This is just equal to f1 of P, f2 of P, and f3 of P. So in other words, this is just x of P square y of P into z of P and x of P into y of P. So that's how you calculate image of any point under this function. Now what is x of P? ये basically coordinate function है आपके पास. x is a function from R3 to R, और ये कैसे डिफाइंड है? किसी भी पॉइंट P1, P2, P3 पे आप फंक्शन को अप्लाई करें तो आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा उस पॉइंट का. So what is x of P? It is just P1. So this is equal to P1 square. Similarly, y is a coordinate function, and y of P is basically the second coordinate of this point. Similarly, z of P gives you third coordinate of the point. So this is equal to P2, P3, P1, P2. So the image of any point P given as P1, P2, P3 under this function f is defined as P1 square, P2, P3, P1, P2. इन मैपिंग्स को अब हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं. ये अगर किसी भी Rn पे आप अप्लाई करें तो इमेज में क्या होगा, ये Rn के पॉइंट्स के साथ क्या करेंगे और आगे इनका इमेज क्या बनेगा. इन चीज़ों को देखने के लिए हम हेल्प लेते हैं फ्रॉम सिंपल मैपिंग्स, और हमें पता है सिंपल मैपिंग्स क्या हैं. दीज आर जस्ट कर्व्स. In other words, these are just functions from R to R3 or in general R to Rn. So in mapping से हम help लेते हैं to understand the general mappings from Rn to Rm. इस पिक्चर में आपको एक कर्व नजर आ रही है which is clearly very simple to understand. It's a helix and it is very well behaved.
लेकिन जो सेकंड पिक्चर आपको नजर आ रही है इसमें एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सरफेस दी गई है. इट्स बेसिकली ग्राफ ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड मैपिंग. इन मैपिंग्स को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो सकता है. सो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं फ्रॉम दीज सिंपल मैपिंग्स. और हम कैसे हेल्प लेते हैं आइए उसके लिए देखते हैं. सबसे पहले तो हम एक कर्व लेते हैं इन Rn विच इज बेसिकली द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f. इसमें आप एक कर्व कंसिडर करें. व्हाट इज ए कर्व इन Rn? इट्स बेसिकली ए फंक्शन अल्फा फ्रॉम I टू Rn. सो ये हमने देखा था कर्व की डेफिनेशन में कि व्हाट इज ए कर्व? इट इज ए फंक्शन फ्रॉम I टू Rn. अब हमारे पास एक कर्व गिवन है Rn में. उसका इमेज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अंडर दिस f. Since it's a curve, so the image of the curve under f, it's going to be another curve, but it's going to be a curve in Rm. So आपने क्या किया? एक कर्व ली Rn में और उसका इमेज लिया अंडर f Rm में. So if alpha from I to Rn, और ये हमने देखा था कि ये I जो है कोई भी ओपन सेट हो सकता है और हमने 4 डिफरेंट टाइप के ओपन सेट्स को देखा था. और डेफिनेटली ये जो I है वो R के बराबर भी हो सकता है और कोई और ओपन सेट भी हो सकता है. So if from alpha from I to Rn is a curve in Rn and f from Rn to Rm is a mapping, then the composite function beta which is equal to f of alpha is a function from I to Rm and is a curve in Rm called the image of alpha under f. So आपके पास एक कर्व है Rn में, आपने इमेज ले लिया है अंडर f of this curve alpha. So this curve is called beta which is basically equal to f of alpha. So अभी तक हमने देखा है अगर मेरे पास एक कर्व है Rn में तो मैं उसका इमेज ले सकता हूं अंडर f and it will give me another curve in Rm. अब इन कर्व्स को कैसे यूज कर सकते हैं to understand the image of these functions f from Rn to Rm? आइए उसके लिए कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं. Consider the mapping f from R2 to R2 defined by f of uv is equal to u square minus v square to uv. इसमें सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फंक्शन है इट्स ए फंक्शन फ्रॉम R2 to R. इट्स ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स. सिमिलरली जो सेकंड कोऑर्डिनेट फंक्शन है इट्स ए फंक्शन फ्रॉम R2 to R. इट्स ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स. और आपके पास 2 कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं क्योंकि आपके पास आउटपुट में R2 है और क्योंकि इनपुट में 2 है सो ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स. अब ये फंक्शन R2 के पॉइंट्स के साथ क्या कर रहा है, इसके इमेजेस क्या बन रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करना इस मैपिंग से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं कि हम कर्व्स लेते हैं R2 में और उनका इमेज देखते हैं अंडर दिस f और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो f है ये R2 के पॉइंट्स को कैसे मैप कर रहा है ऑन this R2. So to see the effect of this mapping, we consider images of a special curve alpha in R2 under this mapping, namely circle of radius R. So this alpha is basically, in this case, हम circle लेते हैं of radius R, and we know that circle of radius R is given as R cosine t, R sin t, where t varies between 0 and 2 pi. When t is equal to 0, it will give you R0, and when t is equal to pi by 2, it will give you 0 R up to so on. और जैसे ही t travel करेगा from 0 to 2 pi, it will give you points of the circle. Now we find the image beta of this curve alpha under f. So basically
आपके पास R2 जो डोमेन R2 है उसमें एक सर्कल ऑफ रेडियस R गिवन है। इसका आप इमेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अंडर दिस F। सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज बेसिकली F of alpha of t. So this is given as R square cosine square t minus R square sin square t। इसमें आप u की जगह R cosine t पुट कर दें और v की जगह R sin t पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा u square minus v square, so it becomes R square cosine square t minus R square sin square t. Similarly 2uv f of, आपने इमेज लेना है अंडर दिस f ऑफ अल्फा ऑफ t का, और अल्फा ऑफ t इज r कोसाइन t r sin t, इसके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो इसका जब आप इमेज लेंगे सो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट लेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो दिस बिकम्स 2 r कोसाइन t r sin t। So this becomes r square cosine square t minus sin square t, and r square 2 cosine t sin t. Now we know that cosine square t minus sin square t is basically, now we know that cosine square t minus sin square t is basically cosine 2t. Similarly 2 cosine t sin t is basically sin 2t. So आपके पास जो इमेज है बीटा of this curve alpha under f is basically r square cosine 2t and r square sin 2t. So this beta is given as r square cosine 2t r square sin 2t, which is the image of alpha under this f, and here t varies between 2 pi and 0. अब दोबारा इस सर्कल की तरफ आते हैं, सर्कल ऑफ रेडियस r। जैसा कि मैंने कहा कि as t varies it will give me points on the circle. So when t is equal to 0 it will give me 1 point on the circle, and when t is equal to pi by 2 it will give me another point on the circle, and similarly as t varies between 0 to 2 pi आपके पास different points आएंगे सर्कल में, और 2 pi पे आप दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, and there is no repetition in this case. लेकिन इस केस में, बीटा के केस में आप देख सकते हैं इट्स ए सर्कल ऑफ रेडियस r स्क्वायर। एक और चीज जो डिफरेंट है बीटा में फ्रॉम अल्फा वो ये है कि इसमें एंगल के साथ 2 आ रहा है, सो इट्स 2t रादर देन t, इसमें कोसाइन में भी और साइन में भी। सो इससे क्या डिफरेंस पैदा हो रहा है? इससे ये डिफरेंस पैदा हो रहा है कि when t is equal to 0 it will give me 1 point on the circle, and when t is equal to pi it will give me the same point. So for t is equal to 0 it will give me 1 point on the circle. When t is equal to pi by 4 it will give me a point on the circle corresponding to pi by 2, क्योंकि 2 into pi by 4 is pi by 2. So it will give me point on the circle corresponding to the angle pi by 2. Similarly, you will reach the same point when t is equal to pi. लेकिन t की जो रेंज है वो 0 to 2 pi है, so इसका मतलब है pi से onward भी आपके पास पॉइंट्स आएंगे। so जब आप pi से onward ट्रेवल करते हैं तो आपके पास रेपिटेशन आना शुरू हो जाती है सेम सर्कल की। 0 to pi जब आपने ट्रेवल किया आपके पास सर्कल ऑफ रेडियस r स्क्वायर आ गया, लेकिन जब आप pi से ऑनवर्ड ट्रेवल करेंगे आपके पास सेम सर्कल आएगा, लेकिन आपके पास रेपिटेशन आनी शुरू हो जाएगी पॉइंट्स की। इन अदर वर्ड्स यू विल बी ट्रेवलिंग
along circle of radius r square twice. एक ही सर्कल के along आप 2 दफा ट्रेवल करेंगे when t varies between 0 and 2 pi. So this is another difference. When we have a circle in R2, then in the range of this t we travel along the circle only once. लेकिन जब आप इसका इमेज लेते हैं under this f, तो आप बेसिकली सर्कल ऑफ रेडियस r स्क्वायर के along ट्रेवल करते हैं 2 times. So इससे आपको क्या पता चला? आप कोई सा एक सर्कल लें R2 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो इमेज है वो आपके पास सर्कल ही आएगा, सर्कल ऑफ रेडियस r स्क्वायर आएगा, लेकिन इट विल बी रैप्ड ट्वाइस अंडर दिस मैपिंग. अब एक और चीज है कि अगर मैं R2 लूं, देन R2 कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ सर्कल्स. Each and every point of R2 is on some circle. और इन तमाम सर्कल्स के अगर मैं इमेज लेने शुरू कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? द सेम विल हैपन. सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सर्कल ऑफ रेडियस r ले रहे हैं तो इसका इमेज अंडर f विल बी ए सर्कल ऑफ रेडियस r स्क्वायर. और इस केस में अगर आपके पास आप सर्कल के अलॉन्ग एक दफ़ा ट्रेवल कर रहे हैं तो अंडर दिस इमेज यू विल हैव ए सर्कल ऑफ रेडियस r स्क्वायर, जिसके अलॉन्ग आप 2 दफ़ा ट्रेवल करेंगे. जो इमेज ऑफ दिस सर्कल है वो 2 दफ़ा आ रहा है आपके पास, जो हर पॉइंट 2 दफ़ा आ रहा है. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम ये कह सकते हैं कि R2 विच इज़ रिटन एज यूनियन ऑफ सर्कल्स, जब आप इसका इमेज लेते हैं अंडर दिस मैपिंग f, तो R2 इज रैप्ड ट्वाइस. सबसे पहली बात तो ये कि एक ही पॉइंट 2 दफ़ा आएगा, क्योंकि R2 का हर पॉइंट किसी ना किसी सर्कल पे है, और ये जो सर्कल है ये मैप हो रहा है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस r स्क्वायर, एंड वी आर गेटिंग 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस r स्क्वायर, क्योंकि एक ही सर्कल आ रहा है लेकिन 2 दफ़ा, रैप्ड ट्वाइस. सो तमाम का तमाम R2 जो कि यूनियन ऑफ सर्कल्स है, इट विल बी मैप्ड ऑन टू R2 रैप्ड ट्वाइस. सो इन अदर वर्ड्स आपके पास R2 टू R2 ये जो मैप f है, ये एक पॉइंट को एक पॉइंट पे मैप कर रहा है लेकिन 2 दफ़ा. सो इमेज में सेम पॉइंट आ रहा है लेकिन 2 times. सो वी कैन से दैट दिस मैप f wraps R2 twice. आइए एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. कंसिडर द मैपिंग फ्रॉम R3 to R3 defined as x minus y, x plus y and 2z. So once again देखते हैं कि इसमें जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है. So f1 is basically function from R3 to R given as x minus y. f2 is a mapping from R3 to R given as x plus y, and f3, the third coordinate function, is a mapping from R3 to R3 given as 2z. Or these are all polynomials, so these are all differentiable, so it is a mapping from R3 to R3. अब इस फंक्शन की इमेजेस को डिस्कस करते हैं कि R3 के पॉइंट्स के क्या इमेजेस आ रहे हैं अंडर दिस function under this mapping f. Observe that f is a linear transformation. Linear transformations हमने पढ़ी थी linear algebra में. So what are linear transformations? So f is a linear transformation. अगर मैं R3 के कोई से 2 पॉइंट्स लूँ, let's say मैं VW कोई से 2 पॉइंट्स लिए हैं R3 के, और A और B कोई से मैंने रियल नंबर लिए हैं, then f of AV plus BW is equal to AF of V plus BF of W. And we can easily see that ये जो मैपिंग आपको गिवन है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है. सो आई एम लीविंग दैट एज एन एक्सरसाइज. ये आप देख सकते हैं. सो इट इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी
कि अगर आपने इनके इमेजेस को अंडरस्टैंड करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजेस चाहिए 3 पॉइंट्स पे। R3 के स्पेशल 3 पॉइंट्स हैं विच आर बेसिकली मेंबर्स ऑफ द बेसिस ऑफ R3। सो आप ये ले सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस ले सकते हैं R3 की 100, E2 इज 010, E3 इज 001। सो ये बेसिस हैं R3 की। और अगर आप F का इमेज ले लें इन 3 पॉइंट्स के ऊपर, then you will be able to describe completely this mapping F. So what is F of E1? This is given as 1 minus 0 which is 1, 1 plus 0 which is 1, and 2 into 0 which is 0. Similarly, what is F of E2? This is equal to 0 minus 1 which is minus 1, 0 plus 1 which is 1, and 0 into 2 which is 0. Similarly, F of E3 is basically 0 minus 0, 0, 0 plus 0, 0, and 2 into 1 is 2. So the image of E1, the first member of the standard basis, is 1, 1, 0. The image of E2, the second member of the basis, is minus 1, 1, 0. Similarly, the image under F of E3 is basically 0, 0, 2. So अगर आपके पास 3 points given हैं which are members of the basis of R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1, तो इनके images क्या आ रहे हैं? So this is X axis, this is Y axis, and this is Z axis. So the image of E1 under this map is 1, 1, 0. So it will be this point. Let's say this is the unit distance. So the image is this point. So this is F of E1. Similarly, what is F of E2? This is minus 1, 1, and the Z coordinate is 0. So this is F of E2. Similarly, अगर आपके पास ये unit distance है, तो what is F of E3? This is 0, 0, 2. So just 2 units away, X and Y coordinates of this point are 0. So ये 3 points आपके image points हैं of these members of the basis elements of R3. Now every element of the image of F can be written as a linear combination of F of E1, F of E2, and F of E3. So we can completely describe this simple function, which is a linear transformation, by just getting the images of some special points of R3. So these are basically special functions, and these are simple functions, and we discussed them in linear algebra. Now coming to the next topic of today's lecture, tangent maps. इन टेंजेंट मैप्स की क्या ज़रूरत है और इनको क्यों डिस्कस करते हैं और इनको कैसे डिफाइन करते हैं फॉर जनरल मैपिंग्स। हमने अभी तक टेंजेंट मैप्स को अप्लाई किया है टू द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, और बेसिकली आप टेंजेंट्स को यूज़ करते हैं टू अप्रॉक्सीमेट ए फंक्शन नियर ए पॉइंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पॉइंट है ए एफ ऑफ ए ऑन द कर्व, और मैं अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहा हूं फंक्शनल वैल्यू को एट अनदर पॉइंट x, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये ट्राइंगल बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक्चुअली कर्व को स्केच करूं तो एक्चुअल जो फंक्शनल वैल्यू है वो है x f ऑफ x, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहा हूं यूजिंग दिस टेंजेंट लाइन। Tangent line at point A f of A. So इस tangent line को मैं यूज करूंगा to approximate the functional value at point x. उसके लिए मैं ये triangle sketch करूंगा, और इस triangle में जो hypotenuse है उसकी slope हमारे पास already given है. What is the slope of this line? This is just f prime of A.
derivative at a point gives you slope of the tangent line at that point. लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस को डेल्टा y कह दूं और इस डिस्टेंस को डेल्टा x कह दूं, तो मेरे पास f prime of a, which is the slope of the line, is also equal to delta y over delta x. So this implies delta y is equal to delta x f prime of a. So इस delta y को मैंने find out किया है. This is equal to delta x f prime of a. और हमें ये पता है this distance is basically f of a, क्योंकि this is just the y coordinate of this point a f of a. और ये डिस्टेंस हमने अभी फाइंड आउट किया है. दिस इज डेल्टा y which is equal to delta x f prime of a. So the y coordinate of this point can be written as, so let's say this point is q, which is the approximation of the functional value at point x. So जो इसमें actual value है वो ये है. This is basically actual value and this q is basically approximation of the functional value at point x. So we can approximate functional value at point x as f of a, this distance plus this distance. So f of a plus delta x f prime of a. So we use this tangent line to approximate a function in the vicinity of a point a. So आपने कोई एक पॉइंट A लिया, उस पे टेंजेंट स्केच किया और उस टेंजेंट लाइन को आपने यूज किया टू अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ A. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम इस किस्म का प्रोसीजर जनरलाइज कर सकते हैं? सो द क्वेश्चन इज, कैन वी generalize this process to mappings f from Rn to Rm? So this is the question mark, and the answer to the question is yes, we can do that. So our next goal is to find analogous linear approximation for the mapping f from Rn to Rm near a point P belongs to Rn. So अभी जो हमने functions from R to R के लिए जो approximation की थी, now the question is, can we do that? And the answer to the question is yes. And for this we once again use special curves in Rn, namely lines associated to the tangent vectors Vp. So we approximate near P by the map f lower star. So इस approximation को हम कैसे करते हैं? So let's say P कोई सा point है हमारे पास R3 में. एक special case आप discuss करते हैं. From R3 to R3 mapping लेते हैं. इसमें कोई सा एक point लूँ मैं P और उसका neighborhood consider करूँ और एक मैं vector लूँ V. तो इसका image जो है वो मैं ये वेक्टर लूंगा बीटा प्राइम ऑफ 0. नाउ व्हाट इज बीटा प्राइम ऑफ 0? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास लाइन जो है इज ए कर्व इन R3 और फॉर एग्जांपल इन दिस केस अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू P1 ऑफ TV1 P2 प्लस TV2 P3 प्लस TV3. ये हमारे पास curve एक given है, which is a special curve in this case, that is line passing through point P and parallel to the vector V, or in other words line associated to the tangent vector Vp. अब इस curve का अगर आप image लें under this mapping f और इसको आप let's say बीटा कह दें, तो आपके पास एक curve आएगी और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक line ही है. In general आपके पास किसी भी किस्म की curve आ सकती है. So let's say this is the curve beta, which is a function from t to f of p plus tb. So this is basically alpha of t.
सो इस बीटा में अगर आप बीटा ऑफ 0 लें तो ये आपके पास एफ ऑफ पी आएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं t की वैल्यू 0 लूँ, सो व्हाट इज अल्फा ऑफ 0? दिस इज जस्ट p1 p2 p3 विच इज द पॉइंट p। इसके आपने कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं p1 p2 एंड p3, और v के आपने कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं v1 v2 v3। So alpha of 0 is p, the point. So what is beta of 0, which is in fact alpha of 0, and then अब f apply करते हैं उस पे, so this is equal to f of p. So आपके पास beta of 0 f of p है, and beta prime of 0 basically आपने velocity vector लिया है इस कर्व का। बीटा ऑफ टी इज ए कर्व, आपने इसके एक पॉइंट पे कोरिस्पॉन्डिंग टू टी इज इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट है इसमें आपने वेलोसिटी वेक्टर लिया, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है आप लेते हैं इमेज ऑफ दिस एफ स्टार ऑफ द वेक्टर v। सो एफ लोअर स्टार ऑफ v, दिस वेक्टर v in R3 is equal to the velocity vector of beta at point 0. So that's how you define the map f lower star. कोई भी एक पॉइंट आपने लिया, उसके बाद उसके ऊपर एक वेक्टर लिया, इससे रिलेटेड एक लाइन है, उसको आपने अल्फा ऑफ टी कह दिया, इस लाइन का आपने इमेज लिया, आपके पास एक कर्व आ गई R3 में, द रेंज R3। उसके बाद आपने बीटा प्राइम 0 लिया, द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट t इज इक्वल टू 0, और इसको आप कह रहे हैं दिस इज इमेज ऑफ v अंडर दिस मैप f लोअर स्टार। So let f from Rn to Rm be a mapping. If v is a tangent vector to Rn at p, so ये आपने एक वेक्टर लिया है v जिसका इनिशियल पॉइंट p है, so इसको आप कह रहे हैं v tangent vector to Rn at p. So this is a tangent vector and this is at point p. The point of application is point p. Let f lower star v be the initial velocity vector of the curve. So ये जो curve given है ये basically हमने अभी देखा था, this is basically beta which is equal to f of alpha of t, and this alpha of t is basically the line. So this is p plus tv. So here p is equal to p1 p2 p3 and v is equal to v1 v2 v3. So इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो कुछ इस किस्म की फॉर्म बन जाएगी, और इन जनरल इसको आप लिख सकते हैं p plus tv. So p plus tv का जो इमेज है अंडर f इज द कर्व बीटा, और इसका आपने वेलोसिटी वेक्टर लेना है और एट पॉइंट t इज इक्वल टू 0 लेना है, तो आप इसलिए इसको कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल कोरिस्पॉन्ड्स टू t इज इक्वल टू 0. सो इन अदर वर्ड्स आपने बीटा प्राइम 0 कैलकुलेट करना है, विच इज हेयर. So the resulting function f lower star sends tangent vector to Rn to the tangent vectors to Rm and is called the tangent map of f. So एक mapping given है from Rn to Rm. आपने एक वेक्टर लिया है which is the tangent vector at point P. उसका आपने image calculate किया है under this map f lower star, and the image is basically another tangent vector at point f of p. So इस tangent vector का जो basically velocity vector है of the beta at point t is equal to 0, और जिसको आप initial velocity vector भी कह सकते हैं. So ये जो initial velocity vector है it's tangent vector at point f of p और beta of 0, और ये हमने अभी देखा है कि why this is f of p, क्योंकि आप t की जगह 0 पुट करें और बीटा ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पी आ जाता है आपके पास. सो एक वेक्टर आपने R3 का लिया इन दिस केस, और इन जनरल आप Rn का एक वेक्टर लेंगे. सो
आपने एक वेक्टर लिया Rn का, या इस पिक्चर में आपके पास जो केस नजर आ रहा है वो R3 का नजर आ रहा है। इस वेक्टर का आपने इमेज लिया, अंडर दिस मैप f लोअर स्टार आपके पास एक और वेक्टर आ गया, वेक्टर ऑफ R3 इन दिस केस, और इन जनरल आपके पास वेक्टर आएगा Rm का। सो आपने एक मैप डिफाइन की है विच इज द टेंजेंट मैप ऑफ f, और आप देख सकते हैं कि इसको टेंजेंट मैप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये टेंजेंट ले रहा है Rn के, और आपके पास आउटपुट में टेंजेंट्स आ रहे हैं Rm के। सो इट्स मैपिंग टेंजेंट टू द टेंजेंट्स। So that's how we define tangent map of the mapping F. How to calculate tangent maps? अभी जो हमने definition की है ये बहुत abstract definition है, इससे ये नहीं पता चलता कि how to actually calculate this tangent map. So in order to see how to calculate these tangent maps, हम ये proposition करते हैं, and the proposition says that अगर हमारे पास कोई सी भी mapping है from Rn to Rm, and definitely it will be defined by m functions, क्योंकि आपके पास range Rm है, and all of these functions are functions from Rn to R. These are real valued functions on Rn, and if V is a tangent vector to Rn at P, so आपके पास Rn given है और उस Rn में एक tangent vector given है with the initial point P, then the image of this V under the tangent map is basically the first coordinate is basically the directional derivative of this real valued function f1 in the direction of V. The second coordinate is the directional derivative of the second coordinate in the direction of V. Up to so on, the last mth coordinate is basically the directional derivative of the last mth coordinate in the direction of V, and this tangent vector has the initial point or the point of application f of P. So इसको कैसे देखते हैं, उसके लिए हम प्रूफ करते हैं इस प्रोपोजिशन का, और प्रूफ में सिंप्लिसिटी के लिए आप m की जगह 3 ले सकते हैं। इसी प्रोसेस को अगर आप जनरलाइज कर दें तो आपके पास जनरल प्रूफ आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू अगर 3 ले लें, f आपके पास क्या आ जाएगा, f इज जस्ट इक्वल टू f1, f2, f3. So directional derivative आपने लेना है of this real valued function f1 का in the direction of v, and this v is basically has point initial point p. So हमें पता है कि directional derivatives कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो आप line लिखते हैं, line associated to the vector, the tangent vector VP, and this line is basically the mapping alpha such that alpha of t is equal to P1 plus TV1, P2 plus TV2 and P3 plus TV3, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में P प्लस TV लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखने के लिए व्हाट इज f लोअर स्टार ऑफ V, आप डेफिनेशन अप्लाई करते हैं f लोअर स्टार ऑफ V की। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ f लोअर स्टार ऑफ V. दिस इज बेसिकली बीटा प्राइम ऑफ 0, एंड व्हाट इज बीटा? बीटा इज बेसिकली f ऑफ alpha of t, where alpha of t is the line associated to the vector VP. So सबसे पहले आप बीटा फाइंड आउट करें। व्हाट इज बीटा ऑफ t इन दिस केस? दिस इज जस्ट f ऑफ alpha of t. So in other words, f of p plus tv. So in other words, this is just equal to f1 of p plus tv, f2 of p plus tv, and f3 of p plus tv. Now in order to calculate beta prime of 0, और beta prime of 0 क्यों calculate कर रहे हैं? क्योंकि beta prime of 0 is basically the image of V under this map f lower star.
सो v का इमेज कैलकुलेट करने के लिए अंडर एफ लोअर स्टार आप बीटा प्राइम कैलकुलेट करते हैं. सो बीटा प्राइम इज बेसिकली इक्वल टू df1 of p plus dv divided by dt, df2 of p plus dv by dt and df3 by dt of p plus dv. और अगर मैंने बीटा प्राइम ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, सो दिस इज इक्वल टू df1 by dt of p plus dv at point t is equal to 0, df2 of p plus dv divided by dt at t is equal to 0 and df3 of p plus dv by dt at t is equal to 0. अगर आपको याद हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन, so this first coordinate is basically the directional derivative of f in the direction of v. So अगर आपको याद हो what is vf is basically d by dt of f p plus dv at t is equal to 0. So ये हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन में किया था. So this is equal to directional derivative of f1 in the direction of v, directional derivative of f2 in the direction of v and directional derivative of f3 in the direction of v. So अगर आपने कैलकुलेट करना है the image of any vector v under this map f lower star, then you calculate the directional derivative of f1 in direction of v, directional derivative of f2 in the direction of v, up to so on directional derivative of fm in the direction of v, and this is all based at f of p, or in other words the initial point is f of p. So this proposition gives you explicit formula to calculate this tangent map related to the mapping f, और ये आप कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स. अब इस प्रोपोजिशन के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं द टेंजेंट मैप f lower star sends tangent vectors at p to the tangent vectors at f of p, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में किया था. अगर मैं कोई सा भी टेंजेंट वेक्टर लूं rn का, it will send v to the tangent vector at f of p. So thus for each p in Rn, the map f lower star give rise to a function. So this space is basically the tangent vectors to Rn at point p, and this space is basically the tangent space to Rm at point f of p. So in other words, ये जो आपके पास सेट है t p r n, so ये बेसिकली आपके पास किसी भी एक पॉइंट p पे जितने टेंजेंट वेक्टर्स पॉसिबल हैं इन Rn, ये आपको इस सेट में मिल जाएंगे. ये तमाम के तमाम टेंजेंट वेक्टर्स हैं जो किसी एक पॉइंट पे पॉसिबल हैं. So this is Tp of Rn. Similarly, Tf of P of Rm are basically set of all tangent vectors जिनका जो initial points है वो f of P है, and these are in Rm. So जितने भी possible tangent vectors हैं किसी एक point f of P पे, ये तमाम के तमाम आपको इस सेट में मिल जाएंगे T f of P Rm में. Now we can restrict f lower star. अभी हमने देखा है what is f lower star. f lower star ये किसी भी टेंजेंट वेक्टर को लेगा. टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट P आपको एक और टेंजेंट वेक्टर दे देगा एट पॉइंट f of P.
सो अगर मैं एक वेक्टर लूं Rn का और इसका जो इनिशियल पॉइंट है P कुछ भी हो, इट विल गिव मी ए टेंजेंट वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो f ऑफ p है। लेकिन अगर आप इस p को फिक्स कर दें, इफ वी फिक्स दिस p, then f lower star give rise to the function tangent space 2Rn at point P and the range is tangent space 2Rm at point f of p। So इसमें क्योंकि अगर आप कोई सा भी टेंजेंट वेक्टर लें जिसका इनिशियल पॉइंट p है, तो ये आपको एक टेंजेंट वेक्टर देगा जिसका इनिशियल पॉइंट f of p है। ये हमने अभी देखा है। So f lower star is a map from the tangent space at point P to the tangent space at point f of p। So ये tangent vectors लेगा 2Rn at point P and it will give me tangent vectors 2Rm at point f of p। So for example इस केस में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास R2 है जो कि इस प्लेन से रिप्रेजेंट किया गया है इस पिक्चर में, इसमें मैं अगर कोई सा भी वेक्टर ले लूं जो कि यहाँ पे वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर का अगर मैं इमेज लूं अंडर दिस मैप f लोअर स्टार, तो मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा। और इस केस में जो फंक्शन है या जो मैपिंग है इज फ्रॉम R2 टू R3 और इसका जो इमेज है वो आप देख सकते हैं, इट्स ए टॉरस। और इस केस में अगर आप कोई सा भी पॉइंट लें और उस पॉइंट पे जितने भी टेंजेंट वेक्टर्स हैं वो लें, इन अदर वर्ड्स टेंजेंट स्पेस लें, तो हर टेंजेंट वेक्टर का जो इमेज है वो आपके पास एक और टेंजेंट वेक्टर आएगा विद द इनिशियल पॉइंट f of p। Tangent maps at a point are linear. An important property of the tangent maps, which is a consequence of the proposition, अभी जो हमने proposition की है उसकी ये consequence है कि अगर हमारे पास कोई mapping है from Rn to Rm, then at each point P of R3 the tangent map f lower star, which is a map from the tangent space to Rn at P to the tangent space to Rm at f of p, is a linear transformation। इसका प्रूफ देखने के लिए हम यूज करेंगे उस प्रोपोजिशन को। सो वंस अगेन आप सिंप्लिसिटी के लिए m को 3 ले लें। सो इन दिस केस f विल बी डिफाइंड एज f1, f2 and f3। So what is f lower star? So f lower star of v is basically equal to v of f1, v of f2 and v of f3। एक वेक्टर लिया आपने v बेस्ड एट पॉइंट p या जिसका इनिशियल पॉइंट आपका p है। So vp के इमेज अंडर दिस मैप f lower star is basically v of f1, which is the directional derivative of f1 in the direction of v, directional derivative of f2 in the direction of v, directional derivative of f3 in the direction of p, and the point of application or the initial point is f of p। So basically this is a tangent vector 2Rm at point f of p। इस केस में आपके पास m is equal to 3 है, so this is basically t f of p of R3। हमने ये देखा है कि a map T, this is just recall from linear algebra। A map T from a vector space V to W is linear if for V1 V2 belongs to V and AB belongs to the field, or in this case real numbers, T of a V1 plus B V2 is equal to
A of t v1 plus b t v2. So इसका क्या मतलब है? If we want to prove that, so to show f lower star from the tangent space at point P to Rn to the tangent space at point f of P to R3 is linear, we consider two vectors, let's say Vp and Wp, belonging to the tangent space to Rn at point P, और A और B आपको इसे दो स्केलर्स ले लें. So what is f lower star of A Vp plus B V Wp? This is just equal to A Vp plus P Wp by using that proposition जो हमने अभी प्रूव किया. उस proposition के मुताबिक this is just equal to the directional derivative of f1 in the direction of A Vp plus B Wp. Similarly, the directional derivative of f2 in the direction of A Vp plus B Wp. Similarly, the directional derivative of f3 in the direction of A Vp plus B Wp. Now just a recall that the directional derivative of f in the direction of A Vp plus B Wp is equal to A into directional derivative of f in the direction of Vp plus B into directional derivative of f in the direction of Wp. So ये चीज़ हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लेक्चर में देखी थी. So इस चीज़ को अगर आप यूज़ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा A Vp f plus B Wp f1 A Vp f2 plus B Wp f2. Similarly, A Vp f3 plus B Wp f3. And this is equal to, इसको आप इनके कोऑर्डिनेट्स को अलग-अलग करके लिख सकते हैं. Vp of f1, Vp of f2, Vp of f3. Similarly, plus B Wp of f1, Wp of f2 and Wp of f3. So this is equal to, now once again using that proposition, this is basically f lower star of Vp plus B f lower star of Wp. So ये आपके पास आ गया f lower star of A Vp plus B Wp is equal to A f lower star of Vp plus B f lower star of Wp. So according to this criteria, if function is a linear transformation, if this property holds, so ये हमने प्रूव कर दिया कि f lower star satisfy this property. So this implies f lower star is a linear transformation. So using that property हमने एक बहुत important consequence derive कर लिया है of this mappings, the tangent maps. इसके बारे में हमने एक important consequence derive किया है और हमने देखा है that these are actually linear transformations. और इससे पहले हमने ये देखा हुआ है कि that P of Rn, which is the tangent space to Rn at point P, is a vector space. Similarly, T f of P Rm is a vector space. So this map f lower star, which is a map from the vector space to a vector space, is a linear transformation. और ये हमने derive किया है using the proposition जो कि हमने अभी prove की थी, जिसमें f lower star को tangent map को define किया गया था in terms of the directional derivatives. The velocity of an image curve.
जो टेंजेंट मैप है हमारे पास, इसकी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और ये हम डिराइव कर रहे हैं यूजिंग द सेम प्रोपोजिशन विच इज बेसिकली एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट मैप. सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट मैप्स आर दे प्रिजर्व द वेलोसिटी वेक्टर्स. अब प्रिजर्व करने का क्या मतलब है? प्रिजर्व करने का मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास कोई कर्व अल्फा है और उसका मैं इमेज ले लूं अंडर द मैप एफ और इसको मैं बीटा कह दूं, then beta prime is equal to f lower star of alpha prime. Now we know that alpha star is velocity vector of the curve alpha. Similarly, beta prime is velocity vector of the curve beta. So ये जो मैप f lower star है, the tangent map, इसको अगर मैं अप्लाई करूं alpha prime पे और द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पे, तो मेरे पास बीटा प्राइम आएगा. सो अगर मैं एक साइड पे अल्फा कर्व लूं और उस पे मैं अल्फा प्राइम को टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करूं, या मैं उसी कर्व अल्फा का इमेज ले लूं अंडर दिस मैपिंग एफ और इसको मैं कह दूं बीटा, और मैं इस बीटा में किसी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करूं, तो आई कैन रिलेट दिस बीटा प्राइम एंड अल्फा प्राइम. क्योंकि आपके पास एक कर्व अल्फा थी, उसका आपने इमेज फाइंड आउट किया अंडर दिस मैप एफ, इसको आपने बीटा का नाम दे दिया. अब आप अल्फा पे भी टेंजेंट वेक्टर्स ले सकते हैं और इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और बीटा विच इज अनदर कर्व इन आर एम, वहां पे भी आप वेलोसिटी वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन भी है या नहीं, तो ये इस करोलरी में हम प्रूव कर रहे हैं कि एफ लोअर स्टार ऑफ अल्फा प्राइम, ये जो हमारे पास एफ लोअर स्टार मैप है, द टेंजेंट मैप ऑफ द मैपिंग एफ, ये आपको अगर आप अप्लाई करें अल्फा प्राइम पे तो आपको बीटा प्राइम देगा. सो इट रिलेट द वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द टू कर्व्स अल्फा एंड बीटा. सो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? वंस अगेन दिस इज द करोलरी ऑफ द प्रोपोजिशन जो हमने अभी प्रूव की है अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट मैप. वंस अगेन इसको प्रूव करने के लिए हम केस ले लेते हैं m इज इक्वल टू 3. इफ m इज इक्वल टू 3 देन वी कैन राइट डाउन f इज इक्वल टू f1 f2 f3. सो बीटा इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू f1 ऑफ अल्फा, f2 ऑफ अल्फा, f3 ऑफ अल्फा. सो आपने एक कर्व ली अल्फा इन Rn और इसका आपने इमेज ले लिया इन R3. सो इस केस में आपने m इज इक्वल टू 3 लिया हुआ. सेम प्रोसेस अगर आप करें तो इन जनरल भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं. स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे, जस्ट आप इधर 3 कोऑर्डिनेट की बजाय आप m कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. सो बाय प्रोपोजिशन अबव, व्हाट इज द इमेज ऑफ अल्फा प्राइम ऑफ t which is a vector, the velocity vector at point t. So basically alpha prime of t is a velocity vector with the initial point alpha of t. इसका इमेज f lower star के अंडर क्या आएगा? This is just by using the same proposition, the directional derivative of f1 in the direction of f alpha prime of t. So once again this alpha prime of t is a vector with initial point alpha of t. Similarly, the directional derivative of f2 in the direction of alpha prime of t. Similarly, directional derivative of f3 in the direction of alpha prime of t. और ये जो वेक्टर आएगा आपके पास, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो f of alpha of t है. Now we know that this is just a recall from a previous lecture. Alpha is a curve in R3 and let f be differentiable function on R3, then alpha prime of t of f, in other words the directional derivative of f in the direction of alpha prime of t, or in other words the directional derivative of f in the direction of the velocity vector of the curve alpha is basically equal to df of alpha by dt at point t. So in other words, अगर मैं कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लूं, so in this case I is equal to 1, 2 and 3,
So alpha prime of t, fi is equal to dfi of alpha by dt at point t. So using this lemma, आप पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं. इसमें i वेरीज फ्रॉम 1 to 3. सो अगर मैं रिप्लेस कर दूं i is equal to 1 2 3 की वैल्यू इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, then I will get df1 of alpha by dt using this lemma. Using this lemma, I can write down alpha prime of t of f1, or in other words, the directional derivative of f1 in the direction of this velocity vector, to be equal to df1 of alpha by dt at point t. So this becomes df1 alpha by dt at point t. Similarly, for the second and third coordinate, and they are based at beta of t. So what is beta of t? This is just f of alpha of t, which is basically beta prime of t. ये हमने अभी देखा है. What is beta prime of t? So let's write down beta of t. क्योंकि हमारे पास f is given as f1, f2, f3. Now beta of t is basically equal to f of alpha of t, which is equal to f1 of alpha of t, f2 of alpha of t, f3 of alpha of t. So what is beta prime of t? Beta prime of t is basically df1 alpha of t by dt, df2 by dt of alpha of t, df3 of alpha of t by dt, which is the same as this, which is basically the image of the velocity vector under the map f lower star. So f lower star के अंडर image of alpha prime is equal to beta prime. और in other words, अगर मैं कोई सी भी कर्व अल्फा लूं और मैं इसका इमेज कैलकुलेट करूं under the mapping f, so this curve is basically in some space Rn. इसका जो इमेज है मेरे पास आएगा in space Rm. So अगर मेरे पास कोई सी भी कर्व बीटा आ रही है, so this beta is basically f of alpha, और मैं किसी भी पॉइंट पे अल्फा प्राइम फाइंड आउट करूं, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करूं जिसका इनिशियल पॉइंट अल्फा ऑफ टी है, और उसी टी के कोरस्पॉन्डिंग मैं बीटा प्राइम ऑफ टी फाइंड आउट करूं, द वेलोसिटी वेक्टर टू बीटा, एंड दिस इज बेस्ड, और द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर इज बीटा ऑफ टी. देन दिस मैप f lower star, the tangent map of the mapping f, will map this velocity vector to the velocity vector beta prime. So this is really important consequence of the proposition, जिसमें आप ये कहते हैं कि tangent map ये velocity vectors को velocity vectors पे map कर रहा है. In other words, it preserves the velocity vectors. Tangent maps on vector fields. Now if I have a map f from Rn to Rm, और Rn पे मैं natural frame field ले लेता हूँ uj, where j varies from 1 to n, और Rm पे मैं natural frame field ले लेता हूँ ui bar, where I varies from 1 to m, और हमें ये पता है what is image of, for example, of a point P of Rn of this vector field u1. This is just equal to 1 0 0 up to so on at point P. So simplicity के लिए हम ले लेते हैं, we take m is equal to n is equal to 3. So in other words, इस केस में f हमारे पास हो जाएगा f1, f2 and f3. So what is f lower star of u1 of p?
अभी जो हमने प्रोपोजिशन की थी उसके मुताबिक दिस इज जस्ट इक्वल टू द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of f1 in the direction of u1 of p, directional derivative of f2 in the direction of u1 of p, and directional derivative of f3 in the direction of u1 of p. So हमें ये पता है कि मेरे पास अगर कोई वेक्टर v है उसका मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ v. So this is equal to vi partial f by partial xi at point P. So in an explicit form or in expanded form, V1 partial f by partial x1 at point P plus V2 partial f by partial x2 at point P plus V3 partial f by partial x3 at point P. So what is directional derivative of f1 in the direction of u1 of p? So we know that what is u1 of p in this case, this is just 1 0 0 at point p. So this becomes 1 into partial f by partial x1 at point p plus 0 partial f by partial x2 at point p plus 0 into partial f by partial x3 at point P. So this becomes partial f by partial x1 at point P. So similarly, what is directional derivative of f2 in the direction of u1 of P? This will be partial f2 by partial x1 at point P. Similarly, u1 of P of f3, or the directional derivative of f3 in the direction of u1 of p is partial f3 by partial x1 at point P. So this implies that what is the image of u1 of p under the tangent map? This is just equal to partial f by partial x1 at point P partial f by partial x partial f2 by partial x1 at point P partial f3 by partial x1 at point P, and these are all based at point f of P. So this is equal to partial f1 by partial x1 of P u bar 1 at f of P plus partial f2 by partial x1 at point P of u2 f of P bar plus partial f3 by partial x1 at point P u3 bar of f of P. So in summation form we can write it down as partial fi by partial x1 P ui bar of f of P, and I varies from 1 to 3. So similarly, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपने इमेज लिया था u1 of P का अंडर दिस टेंजेंट मैप, और आपके पास यहाँ पे ये जो 1 है ये फिक्स्ड है. सो वी कैन राइट डाउन, in fact we can calculate, and it will be equal to partial fi by partial x2 at point P ui f of P, and similarly f lower star of u3 of P is equal to I is equal to 1 to 3 partial fi by partial x3 point P u I of f of P bar. So अगर हम in general लिखना चाहें, it will become uj of P is equal to I is equal to 1 to 3 partial fi by partial xj of P ui f of P bar.
and j varies from 1 to 3. So ये जो दो expressions हैं, we can calculate it, and I am leaving this as an exercise. Similarly, जैसे हमने m is equal to n is equal to 3 के लिए किया है, आप in general m के लिए और n के लिए कर सकते हैं. So we have proved that जो image of the tangent map है of u1 of p, u2 of p, u3 of p, ये इस तरीके से इस एक्सप्रेशन से गिवन है. अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो आपके पास क्या आ रहा है. What is u1 of p? This is basically at any point this will give me a tangent vector parallel to x axis, but the initial point is p, so it is just 1 0 0 at point p. Similarly, u2 of p is just 0 1 0 at point p. Similarly, u3 of p is 0 0 1 at point p. So इस पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पेस बन रही है आपकी, पॉइंट p पे आपके पास एक टेंजेंट स्पेस बन रही है tp of r3. इस टेंजेंट स्पेस की तीन बेसेस हैं, 1 0 0 p, 0 1 0 p, 0 0 1 p. इस टेंजेंट स्पेस की ये जो तीनों बेसिस बन रही हैं, ये तीनों वेक्टर्स इस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं. इन तीनों वेक्टर्स का अगर आप इमेज लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा. सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप टेंजेंट मैप का इमेज लें ऑफ दिस वेक्टर u1 ऑफ p, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है. और वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्शियल f1 बाय पार्शियल x1, पार्शियल f2 बाय पार्शियल x1, पार्शियल f3 बाय पार्शियल x1. सो ये तीनों जो नंबर्स हैं ये एक वेक्टर बनाएंगे, और ये वेक्टर जो है ये इमेज है ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द बेसिस वेक्टर. सिमिलरली, अगर मैं f लोअर स्टार ऑफ u2 ऑफ p लूं तो मेरे पास इमेज आएगा सेकंड एलिमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ दिस टेंजेंट स्पेस, ये f लोअर स्टार u2 ऑफ p. सिमिलरली मेरे पास इमेज आएगा थर्ड एलिमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ दिस टेंजेंट स्पेस. और ये भी हमें पता है कि f लोअर स्टार, हमने अभी प्रूफ किया है, f लोअर स्टार इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. f लोअर स्टार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी. हमने इमेजेस फाइंड आउट किए हैं किसी भी पॉइंट p पे जो टेंजेंट स्पेस बनती है उसके बेसिस के. सो इन अदर वर्ड्स, आपने क्या किया है, आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का. सो दिस corollary is important in that sense. We have found the matrix representation of the tangent map, and this matrix is called the Jacobian matrix. So the matrix appearing in the preceding formula, partial fi by partial fj, where j varies from 1 to n and I varies from 1 to m, is called the Jacobian matrix of f at point p. In other words, this is the matrix of linear transformation of the tangent map f lower star के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पेस बन रही है एट पॉइंट Rn, ये मैप कर रहा है टू द टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट f of p टू Rm. और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स है ये आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स आ रहा है. और ये जो मैप आई है विच इज़ कॉल्ड द टेंजेंट मैप f लोअर स्टार, और इसका हमने मैट्रिक्स भी फाइंड आउट किया. दिस विल गिव मी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द मैपिंग इटसेल्फ. सबसे पहले उस रिजल्ट की तरफ जाने से पहले जिसमें आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट द मैपिंग डिराइव्ड फ्रॉम द टेंजेंट मैप, हम ये देखते हैं a mapping f from Rn to Rm is regular provided that at every point p of Rn the tangent map f lower star p is 1 to 1. Basically ये जो f lower star p map है
is a map from tangent space to Rn at point P to the tangent space at point f of P to Rm. So basically in general f lower star कोई सा भी वेक्टर लेगा Rn का और आपको कोई सा भी वेक्टर देगा Rm का, लेकिन अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें टू द टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट P तो ये आपको मैप देगा f lower star P. So this is just the restriction to this space of vectors of the tangent map f lower star. For P belongs to Rn, the following are equivalent. F lower star P is 1 to 1. F lower star P is equal to 0 implies V is equal to 0. The rank of the Jacobian matrix of F at P is n. So all of these three conditions are equivalent. हमें पता है a map is 1 to 1 if and only if the kernel of the map is 0. So in other words, अगर आपके पास कोई सी भी linear transformation है from V to W, then this T is 1 to 1 if kernel of T is equal to 0. What is kernel of T? Kernel of T में वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं V के such that T of V is equal to 0. So in other words, F lower star P of VP is equal to 0 implies VP of 0. So अगर किसी एलिमेंट का भी इमेज 0 है तो वो 0 के बराबर है क्योंकि कर्नल ऑफ T में कोई भी एलिमेंट नहीं है, it's just 0. The rank of the Jacobian matrix of F at P is n. So this n is basically the dimension of this domain. और अगर इसका रैंक n है तो फिर भी इसका कर्नल 0 होगा. ये हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि कोई सी भी हमारे पास अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और अगर इसका रैंक जो है डायमेंशन ऑफ v के बराबर है तो वो उसका कर्नल 0 होगा. सो इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करें तो ये तीनों इक्विवेलेंट हैं. नाउ इफ ए मैप हैज इनवर्स मैपिंग then f is called diffeomorphism. अगर कोई सी हमारे पास मैप है from Rn to Rm और if there exists another map G from Rm to Rn such that f composition G is equal to G composition F is equal to identity, then we say that f is a diffeomorphism. इसमें देखें f is differentiable क्योंकि ये by definition हमने लिया था और G is also a map, so G is also differentiable. So f and G are differentiable and their composition is identity, so that's what we call a diffeomorphism. Now we are able to define an important property of the mapping using the tangent map. So अगर हमारे पास कोई मैपिंग है f from Rn to Rm and if f lower star P is 1 to 1 at point P, so in other words हम ये कह रहे हैं कि f lower star P which is a map from the tangent space to Rn at P to the tangent space to Rm at point T of P, and this mapping is 1 to 1 or the rank of the Jacobian is n in this case, then there exists a restriction of f to an open set containing P which is a diffeomorphism. So let's say ये हमारे पास Rn और ये हमारे पास Rm है. एक पॉइंट मैंने लिया P और इसका उस पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पेस है और f of P पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट स्पेस है. And the tangent map is basically 1 to 1 from that tangent space to the tangent space to Rm at point f of P. Then there exists an open set U of P such that f is diffeomorphism from U to an open set V.
सो दिस इज इनवर्स फंक्शन थ्योरम कि अगर कोई सा भी हमारे पास फंक्शन है, हमने ये देखना है कि किसी भी पॉइंट P के नेबरहुड में फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको देखने के लिए हम टेंजेंट मैप को ऑब्जर्व करेंगे। अगर टेंजेंट मैप आपके पास 1 to 1 आ गई है, देन द फंक्शन इज डिफ्योमॉर्फिज्म इन द नेबरहुड ऑफ दैट P। सो डिफ्योमॉर्फिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि दिस इज जस्ट लाइक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। सो इसको हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो वी कैन से दैट इट इज ए काइंड ऑफ इक्वालिटी इन सम सेंस। सो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। सो डिफ्योमॉर्फिज्म इज ए काइंड ऑफ इक्वालिटी विद द स्ट्रक्चर्स वी आर डीलिंग विद। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान सकें कि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इन अदर वर्ड्स फंक्शन डिफ्योमॉर्फिज्म है या नहीं है। उसके लिए हम टेंजेंट मैप को यूज करेंगे। अगर टेंजेंट मैप आपकी 1 to 1 है, देन द फंक्शन इज डिफ्योमॉर्फिज्म इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट P। इस पॉइंट P के अराउंड एक ओपन सेट U एग्जिस्ट करेगा such that the function is diffeomorphism from U to the open set V. So what we have learned today? So the main aim was to understand tangent maps. उसके लिए हमने mappings की definition से start लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि how we can use curves in Rn to understand more about these mappings F. उसके बाद हमने टेंजेंट मैप्स की डेफिनेशन की, टेंजेंट मैप एसोसिएटेड टू द मैप, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि दीज आर डिफाइंड यूजिंग द कर्व्स। एंड देन वी डिड दिस इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन कि अगर मेरे पास कोई सा भी फंक्शन है, कोई सी भी मैप है फ्रॉम Rn टू Rm एंड V is a tangent vector to Rn at P, then the image of this vector under the tangent map associated to F is basically equal to this, which is the first component is directional derivative of the first component F1 in the direction of V. The second component is directional derivative of the second component in the direction of V, up to so on. The last mth component is the directional derivative of the last mth coordinate function in the direction of V. So उसके बाद हमने दो important corollaries की थी of this proposition. इस proposition के important consequences किए थे। उसके बाद हमने Jacobian matrix के साथ अपनी इस discussion को close किया था। So आज के lecture में हमने एक बहुत important tool discuss किया है, which is the tangent map associated to the map, और इसका Jacobian matrix calculate करना सीखा है। और end में हमने देखा था कि अगर ये टेंजेंट मैप आपकी 1 to 1 है, या आपका Jacobian उसका रैंक n है, तो आपका जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट P के अराउंड डिफ्योमॉर्फिज्म है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि वाई डॉट प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।